है पार्ट 2 है प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल लाइन है जिसको गौर से देखेंगे कि कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदले इंसान वही जो तकदीर बदले, है ना। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदले, है ना। चलिए अगला हम लोग इसमें देखेंगे कि आज मेरा क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज हमको पढ़ना है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी की प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश मूर्ति कैसे हैं, जैसे एक मेरा देखिए यहाँ पर यह एक जो है एक कांच का गिलास है ना। ये मेरा कांच का गिलास है और इस गिलास में आधा गिलास जो है पानी है ना। इस गिलास में मेरा आधा गिलास क्या है, पानी है। अब देखिए इस गिलास में एक पेंसिल को डुबाया गया है ना। इस गिलास में एक पेंसिल को डुबाया गया है ना। इस गिलास में देखिए एक पेंसिल को डुबाया गया है। इस गिलास में पेंसिल ऐसा लगता है कि जैसा टूट गया हो। यह ऐसा क्यों लगता है, देखिए यह ऐसा क्यों लगता है। तो बच्चे यही प्रकाश का तो अपवर्तन है। देखिए एक यह पारदर्शी माध्यम है, ठीक। कांच का जो ऊपरी भाग है ये भी आपका क्या है, ये भी जो है ये तो पानी है, पानी की सतह है। ये हमारा इस सब में क्या है, पानी है। और इससे ऊपरी भाग है ये भी क्या है, ये जो आपको यहाँ से जब खाली देख रहे हैं ये सारे, इसमें भी क्या है, यह भी एक पारदर्शक है। कांच का गिलास ये पारदर्शक होता है और इसमें पानी रखा है। पानी भी एक पारदर्शक पदार्थ है। तो देखिए एक प्रकार की जो देख रहे हैं पेंसिल, यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रहा है ना। यह पहले भी पारदर्शी माध्यम में है, माने पारदर्शी रास्ते में है, और बाद में यह पारदर्शी में ही जाता है। लेकिन देखिए जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। अर्थात जिस प्रकार से यह सीधे यहाँ से आ रहा था वह सीधे न जा करके यह मुड़ के देखिए यहाँ पर आ गया है ना। यह यहाँ पर मुड़ करके गया है, अर्थात यहाँ पर जो मुड़ रहा है इसी मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यह मेरा एक आपतित किरण है ना। यह मेरा जो है आपतित किरण है, यह इसको सीधे जाना चाहिए था इधर, है ना। लेकिन यह इधर न जा करके यह जब दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, अर्थात मुड़ता है। एक और बात, जब मुड़ता है तो किधर जाता है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में यह जाती है तो किधर मुड़ता है, तो यह जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर तो लंब बनाता है ना। अर्थात इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। तो यह जो लंब गिरता है, या सॉरी लंब जो बनता है यह अपने लंब की ओर भागती है ना। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे क्या है। यहाँ है हमको कि प्रकाश का जो किरण है से विभिन्न माध्यम में इसका चाल विभिन्न होती है, अर्थात अलग अलग माध्यम में इसकी जो चाल है अलग अलग होती है ना। प्रकाश की जो चाल है से अलग अलग माध्यमों में इसका चाल अलग अलग होता है। अब देखिए किस माध्यम में इसका चाल कितना होता है से जरा हम लोग यहाँ गौर से देखेंगे। देखिए जब प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य अवस्था में सबसे तीव्र गति से होती है ना। प्रकाश की चाल शून्य अवस्था में
या निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर उसको कोई न रोक सके, अर्थात वहां पर वायु भी न हो, है ना। तो वायु की अनुपस्थिति वाले चाल को ही हम लोग निर्वात कहते हैं। अर्थात जहां पर वायु की मात्रा न हो उस वैसे परिस्थिति में हम उसको निर्वात कहते हैं, है ना। अर्थात जहां पर वायु भी अवरोध उत्पन्न ना करे, अर्थात किसी प्रकार का कोई रुकावटें न हो, उसको हम निर्वात कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो कहता है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात या शून्य अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक कितना होता है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? लगभग 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अब बात आती है कि वायु में कितना होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हल्का सा कम होता है। कितना कम होता है? तो मात्र 1 कम होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2,09,000, है ना, 2,09,999, 2,09,999, है ना। तो देखिए आपको जो है वायु में प्रकाश की चाल 2,99,999 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। हाँ, यदि बोलचाल की भाषा में यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है, तो ऐसे नॉर्मली बोलचाल के भाषा में आप इसको भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं, है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। लेकिन यदि निर्वात और वायु दोनों में अगर तुलना किया जाए, यदि निर्वात और वायु दोनों में तुलना किया जाए, तो आप इसको 2,99,999 किलोमीटर प्रति सेकेंड कहेंगे प्रकाश को वायु में चाल, प्रकाश की चाल वायु में। लेकिन यदि निर्वात में पूछेगा तो आप वहां 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड एकदम बेहिचक कह सकते हैं। लेकिन यदि वही, फिर से एक बार और बात सुन लीजिए, लेकिन वहीं पर अगर प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में तुलना करें तो थोड़ा कम होगा। कितना? 1 किलोमीटर, ठीक। लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर बोलचाल के भाषा में कोई पूछे या बोले तो 3 लाख ही हम इसको भी मानते हैं, ठीक है। अगला मेरा है कि प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, अर्थात प्रकाश की चाल जल में कितना होता है। तो प्रकाश की चाल पानी में लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। चलिए अब अगला देखिए। अगला मेरा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना है। कांच अर्थात शीशा, है ना। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान दीजिए, इसमें अगर बात पूछा जाए, यदि इसमें पूछा जाए कि इस कांच में प्रकाश की चाल कितनी तेज गति से इस कांच में प्रकाश की चाल प्रवेश करती है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। चलिए अगला मेरा है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, है ना। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। ध्यान दीजिए कि ये मेरा हो गया आपतित किरण, ये मेरा हो गया आपतित किरण, है ना। ये मेरा हो गया आपतित किरण, और यह एक माध्यम है, सघन माध्यम कहिए इसको, है ना। जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है ना, आपतित किरण किसी सतह पर जब पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु से वह किरण थोड़ा विचलित हो जाती है, अर्थात अपवर्तित होती है। जब अपवर्तित होती है तो वह किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर, है ना। किधर मुड़ती है? इस अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। ध्यान देंगे यहां पर, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक। ये मेरा क्या है? विरल माध्यम है, और यह नीचे ये मेरा क्या है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हाँ, लेकिन फिर अगर यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से दूर भागती है, जो आगे हम आप लोग देखेंगे। तो यहां से एक प्रश्न बनता है
कि ये जो बिंदु है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ होते हैं। तो ध्यान देंगे कि आपतित किरण है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं हम लोग, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ध्यान देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। एक बार जरा और गौर से देख लेंगे कि आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, और आपतित किरण जिस बिंदु पर, या चाहे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच से जो कोण बनते हैं उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। अर्थात आपतित किरण मेरा यह हो गया और यह मेरा अभिलंब हो गया, और ये दोनों के बीच से जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अर्थात इसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसे आई द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, अगला मेरा है कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, है ना, अपवर्तित किरण मेरा ये रहा, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच से जो कोण बनता है इस कोण को क्या बोलते हैं। तो इस कोण को मेरे भाई अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग आर द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तब यहां से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ है, एक ही तल में होते हैं। अगला है कि आपतन कोण की जया, अर्थात इसका मान, है ना, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अर्थात इसका मान, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अर्थात जितना इसका मान होता है उतना ही इसका, अर्थात इसका भी 45 डिग्री होता है और इसका भी मान 45 डिग्री ही होता है। एक बार इसको साफ करके देख लीजिए, है ना। अर्थात इसका भी जो मान है 45 डिग्री होता है और इसका भी जो मान है 45 डिग्री ही होते हैं। तो आपतन कोण की जया अर्थात साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जया अर्थात साइन आर का मान बराबर होते हैं, इसीलिए इसे एक नियतांक भी कहते हैं, है ना। साइन आई बट्टे साइन आर को एक नियतांक कहा जाता है। ध्यान देंगे, साइन आई बट्टे साइन आर, इसे एक नियतांक भी कहते हैं, नियतांक, नियतांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अब अगला है, हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब के बारे में, तथा यहाँ से जो आपतन कोण बनते हैं, परावर्तन को अपवर्तन कोण बनते हैं, इसके बारे में यहाँ देखिए व्याख्या किया गया है। कहता है कि आपतन बिंदु, है ना, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, ध्यान देंगे, कहते हैं कि आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है ना, किसी सतह से टकराती है। कौन सतह से, ध्यान दीजिए, इस सतह की बात हो रही है ना, इस सतह की बात हो रही थी। कहते हैं कि आपतन बिंदु
जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला है अभिलंब। किसी सतह के कोई बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो कहाँ अभिलंब खींचा जाता है? तो इसी आपतन बिंदु पर ही अभिलंब खींचा जाता है ना, आपतन बिंदु पे ही अभिलंब खींचा जाता है। अगला है आपतित किरण। दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर, है ना, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। कहता है कि दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, यह मेरा एक कोई माध्यम है, सतह है। जब यहाँ पर आती है किरण तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण। जब यहाँ पर यह टकराती है इस बिंदु पर तो इसको क्या करती है? दो भागों में बांट देती है, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या अभिलंब होती है ना। यहाँ से क्या करता है? इधर बांट देता है और इधर भी बांट देता है ना। तो कहता है दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला है अपवर्तित किरण। तो कहता है किसी दूसरे माध्यम में मुड़कर, है ना, किसी दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण, जाने वाली होगा, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ये नहीं होगा। चलिए, अगला है मेरा कि आपतन कोण क्या है और एगो अपवर्तन कोण क्या है ना। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है ना, आपतित किरण, ध्यान देंगे कि आपतित किरण, है ना, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच से जो कोण बनता है उसे हम अपतन कोण कहते हैं। इसे साइन आई द्वारा सूचित किया जाता है या सीधा आई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है अपवर्तन कोण, है ना। तो अपवर्तित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब के बीच से जो कोण बनते हैं उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे साइन आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे साइन आर द्वारा सूचित किया जाता है या सीधा आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला है मेरा, इसके बाद बच्चों पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पार्श्विक विस्थापन को आप देखते होंगे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो दूरी होता है ना, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण अर्थात आती हुई किरण। जैसे आपतित किरण, ध्यान दीजिए, बताते हैं। जैसे मेरा यहाँ देख सकते एक फिगर है, मेरा यह एक देखिए बच्चों, यह मेरा एक क्या है? एक कांच का सिल्ली कहिए या बर्फ का सिल्ली, कुछ कहिए। यह मेरा एक बर्फ का सिल्ली है, ठीक। यह तो एक सघन माध्यम है ना, और यहाँ से आपतित किरण आ रही है, नो डाउट। यह मेरा क्या हो गया? आपतित किरण। यह मेरा हो गया आपको आपतित किरण। अब एक चीज हम आपको बताए थे कि आपतित किरण जब किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ आपतन बिंदु, यहाँ पर तो मेरा एगो अभिलंब बनेगा ही, जिस बिंदु पर यह टकराती है अभिलंब बनाती है। तो यह थोड़ा सा क्या होगा? अपने अभिलंब की ओर कुछ ऐसे इस प्रकार से मुड़ जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन यह सीधा नहीं जा करके थोड़ा सा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है ना। यह थोड़ा सा अपने इधर मुड़ जाती है, मुड़ गई, लेकिन इसको जाना था ऐसे सीधा, ठीक। लेकिन यह सीधा नहीं जा सकी, है ना, यहां से मुड़ गई।
और जब देखते हैं कि सघन माध्यम से यह विरल माध्यम में जाएगा अर्थात निर्गत, जब विरल माध्यम में जाता है, जब विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है ना। इसका अभिलंब तो इधर है, अभी तो यह अभिलंब की ओर भाग रहा है, लेकिन जब यह फिर विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। क्या होती है, दूर भागता है, इस प्रकार से, है ना। तो जब दूर भागता है तो इसको भी आप सीधा मिला दीजिए, ये तो सीधा रहेगा, ठीक। और इसको यहाँ डॉट डॉट से मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपतित किरण, और यह जो ये जो बाहर हो रहा है अर्थात अभिलंब से जो दूर हो रहा है, इस किरण का हम नाम धर दिए हैं निर्गत किरण। इस किरण का नाम क्या हो गया मेरा, निर्गत किरण। ध्यान देंगे, इसका नाम हो गया निर्गत किरण। तो यही तो दूरी है। तो ये मेरा आपतित किरण रहा है, या जब किसी सरल माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाती है तो उस किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो ये मेरा यही जो दूरी है, यही जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, है ना। इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। चलिए, तो समझ में आ गया कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। देखिए मेरा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, कहता है तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अर्थात बराबर को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद मेरा है कि लेंस किसे कहते हैं, है ना। लेंस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। लेंस क्या है, लेंस क्या है, कहता है लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह भाग है जो किसी दो निश्चित सतहों से घिरे होते हैं, है ना। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह भाग है जो किसी दो निश्चित सतहों से घिरे होते हैं, है ना, है ना। जैसे देख लीजिए, जैसे ये मेरा सॉरी, ये हो गया मेरा एक गोलाकार, है ना। मान लीजिए गोला है, पूरा तो पूर्ण रूप से नहीं है, और ये मेरा निश्चित जो है एक सतह है इसका, है। इसको हम दोनों तरफ से कलई कर देते हैं, है। चलिए, तो दोनों तरफ से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह भाग है जो किसी दो निश्चित सतहों से घिरे होते हैं, है ना, घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस के दो प्रकार है, एक उत्तल लेंस होते हैं और एक अवतल लेंस होते हैं। अब बात आती है कि उत्तल लेंस क्या है ना। अब बात आती है कि उत्तल लेंस क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि वैसा लेंस जिसका दोनों किनारे का भाग पतला हो लेकिन बीच का भाग अर्थात मध्य भाग क्या हो, मोटा हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे यहां मेरा देखिए, देख रहे हैं, इसका जो है दोनों भाग क्या है, यहाँ पर दोनों भाग इसका पतला है, यहाँ दोनों भाग क्या है, पतला है, और बीच का जो भाग है सो फूला हुआ है अर्थात मोटा है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब बात आती है कि अवतल लेंस क्या है। ध्यान देंगे, वैसा लेंस जिसका दोनों किनारे का भाग मोटा हो लेकिन बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का भी देख लेंगे फिगर, या देखिए, देख लिए, है ना। इसका दोनों किनारे का भाग क्या है, मोटा है, लेकिन बीच का भाग क्या है, पतला है, इसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अब बात आती है कि उत्तल लेंस के कितने प्रकार है। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। देखिए, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक है उभयोत्तल लेंस, एक है समतलोत्तल लेंस, एक है अवतलोत्तल लेंस। देख लीजिए, उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं,
जिसको दोनों तल उत्तल हो अर्थात उभरा हुआ हो, दोनों भाग उभरा हुआ हो उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। अगला है समतुल्योत्तल लेंस, जिसका एक तल समतल हो, है ना, अर्थात एक भाग समतल हो और दूसरा भाग क्या हो, उत्तल हो अर्थात उभरा हुआ हो, हल्का सा उभरा हुआ हो, उसे समतुल्योत्तल कहते हैं। ठीक है। अगला है अवतलोत्तल लेंस, कहता है जिसका एक तल अवतल हो, अवतल देख रहे हैं, है ना, जिसका एक तल अर्थात एक भाग अवतल हो तथा दूसरा भाग उत्तल हो, अर्थात एक भाग चपटा हो और एक भाग निकला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अगला बात है अब अवतल लेंस। हम पहले आपको बता दिए हैं कि अवतल लेंस वैसे लेंस जिसके दोनों भाग क्या हो, मोटा हो और बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। एक और बात, अवतल लेंस का भी 3 प्रकार है, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस का भी 3 प्रकार है। देखिए यहाँ अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं, है ना, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस, है ना, उत्तलावतल लेंस। तीनों का देखिए पढ़िए। तीनों के बारे में देखिए। अगला है कि उभयावतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसके दोनों तल अवतल हो, दोनों तल क्या हो, दोनों तल अवतल हो, उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस कहते हैं। अगला है कि समतला अवतल लेंस, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो, देख रहे हैं बराबर है, एक समतल, एक क्या है इसका समतल हो अर्थात एक भाग देखिए इसका बराबर है तथा दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, दूसरा तल क्या हो, दूसरा भाग अवतल, अवतल मतलब दोनों किनारे पर मोटा और बीच में सिकुड़ा हुआ। देखिए इसका बीच में सिकुड़ा हुआ है और एगो इसका क्या है, समतल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा समतल अवतल लेंस। चलिए एक और है उत्तला अवतल, है ना, क्या है, उत्तला अवतल लेंस, जिसका एक तल उत्तल हो तथा दूसरा तल अवतल हो। उत्तल देखिए एक तल उभरा हुआ है, हल्का देख रहे हैं, बाहर की ओर इसका उभरा हुआ है एक तल अर्थात एक भाग, और दूसरा का भाग क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। आपको पहले बता दिए कि अंदर हुआ धंसा रहेगा उसे अवतल। तो कथी कहता, एक भाग उत्तल हो तथा दूसरा अवतल हो, अर्थात एक भाग इसका उभरा हो और दूसरा का भाग क्या हो, अंदर की ओर चपटा हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। अगला है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर क्या है। तो कहता है उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अर्थात सीधा बनता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अच्छा इसका जो दृष्टि क्षेत्र उत्तल का होता है सो बड़ा होता है ना, क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका क्या होता है, छोटा होता है, इसका क्या होता है, छोटा होता है। बात है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, पहले बता दिए हैं, इसका जो परावर्तक सतह होता है अर्थात ऐसे यह कुछ इस प्रकार से उभरा हुआ रहता है ना, ध्यान दीजिए। चलिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, लेकिन अवतल का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक, सॉरी, अवतल का क्या होता है, बाहर अंदर की ओर धंसा होता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और अवतल में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। आगे है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है अर्थात उत्तल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है लेकिन अवतल में प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा, सॉरी ये गलती है,